Namaskar, hello and welcome to Sunset TV. I am Namrata Singh and you're watching Question Hour. This show focuses on questions raised by the members in both houses of parliament concerning matters of national interest. In the Rajya Sabha today, members from various parties posed questions related to 13 ministries and sought responses from their respective ministers. Similarly, in the Lok Sabha, members from various parties raised questions related to 9 ministries and sought responses from the respective ministers. Now, let's take a look at some of the questions asked by the members. Lok Sabha members Putta Mahesh Kumar and GM Harish Balayogi asked the Minister of Labour and Employment whether government has recently undertaken any survey or study regarding employment opportunities in rural areas of the country and number of individuals who have migrated from rural areas to urban areas in search of employment during last 5 years, especially from Andhra Pradesh. वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई जगह पे लोग कहते हैं, यूथ कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बट एम्प्लॉयमेंट उसकी पसंदगी का होता है कि एक सेक्टर में हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं। आज हम देख सकते हैं कि लोगों को प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर नहीं मिल रहा है, गाड़ी में गैरेज में काम करने वाले चाहिए, नहीं मिल रहा है। ऐसे कई काम है जो काम के लिए स्किलिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट या तो स्किलिंग ये बहुत आवश्यक है। और उसका गैप वो कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब हमने नेशनल सर्विस पोर्टल बनाया है, ये नेशनल सर्विस पोर्टल और स्किलिंग मिनिस्ट्री के द्वारा भी स्किल और रिक्वायरमेंट ऑफ स्किलिंग उसका एक एनालिसिस करा जाता है, और जिस सेक्टर में मेन पावर की रिक्वायरमेंट है वो स्किलिंग नहीं है, उसको स्किलिंग करने के लिए भी उसके लिए व्यवस्था की जाती है। और अभी जो बजट में प्रावधान करा गया है 2024-25 का बजट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए देश में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कुल मिला के 1000 ऐसी ITI बनाई जाएगी जो एक क्षेत्र में जिस टाइप की इंडस्ट्रीज है और जिस टाइप की स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हब के रूप में उसका सिलेबस बनाया जाएगा, कोर्स बनाया जाएगा और रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको स्किलिंग करा जाएगा ताकि स्किल मैन पावर मिले। दूसरी एक महत्वपूर्ण योजना ये ही बजट में अनाउंस की गई है कि देश की टॉप 500 कॉरपोरेट सेक्टर कंपनी, जिसमें देश में 1 करोड़ यूथ को वहाँ स्किलिंग करा जाएगा और इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए उसको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि देश में स्किल मैन पावर निर्माण हो और देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है, गांव के लोग को शहर में अपॉर्चुनिटी होती है तो शहर में जाते हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए जाते हैं। और रोज़गार किस टाइप का है, एम्प्लॉयमेंट किस टाइप का है, कोई गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट होती है तो स्टेट लेवल पर उसके जो लोग उसमें अप्लाई करके एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, लेकिन कई ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोज़गार का अवसर दे। हमने विश्वकर्मा योजना चलाई, ग्रामीण लेवल पर छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को स्किलिंग करके वहाँ ही उसको रोज़गार की अपॉर्चुनिटी हो। मनरेगा योजना चलती है, उसमें गांव में ही लोगों को काम का अवसर मिले, उसको शहर में जाने की आवश्यकता ना हो। ये जब जो भारत सरकार ने कई एफर्ट लिए जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी रोज़गार का अवसर प्राप्त हो, उसका नतीजा ये निकला है कि अभी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PFSL सर्वे का रिपोर्ट ऐसा बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 5.33% था वो 2017-18 में, वो 22-23 में कम होकर 2.4% हुआ है। उसका मतलब ये हुआ है कि पिछले 1 दशक में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी का अवसर बढ़ा है। वैसा ही वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये भी एक महत्वपूर्ण सर्वे होता है, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ा है। जो 17-18 में वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो 48.1% था, वो बढ़ के 22-23 में 59.4% हुआ है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी का अवसर बढ़ा है ताकि लोग गांव में ही रह के अपना जीवन निर्वाह कर सके।
Rajya Sabha member S. Niranjan Reddy asked the Ministry of Statistics and Program Implementation whether the National Integrated Information Portal or National Data Warehouse in Official Statistics has been launched by government and the details thereof, and the details of the progress of goals listed in government's 5-year vision document 2019 to 24. The ministry, in its reply, informed the House it launched e-Sankhiki portal consisting of time series data of 4 major data products of the ministry, namely National Account Statistics, Consumer Price Index, Index of Industrial Production, and Annual Survey of Industries on 29th June 2024. The ministry also informed the House of progress made under different goals of Vision 2019 to 2024. These includes e-Sankhiki portal was launched on Statistics Day, celebrated on 29th June 2024 to provide real-time inputs for planners, policymakers, researchers and the public at large. Compendium of Datasets and Registries of India 2023 has been published, which lists metadata details with respect to different datasets, indicators, registries being maintained, compiled by various ministries or departments or organizations. Various surveys of National Sample Survey Office are undertaken through computer-assisted personal interview. Publication titled National Metadata Structure for Statistical Products has been released. State or Union Territory Indicator Framework have been developed by most states or Union Territories for monitoring of SDGs at sub-national level. Compilation of Directory on Administrative Statistics for 7 sectors, namely agriculture, health, education, labour, rural development, tourism and social justice, including tribal affairs. Compilation of Directory on Statutory Returns for 4 ministries, namely Labour and Employment, Railways, Power and Ports, Shipping and Waterways. Release of updated National Fact Sheet for 30 indicators on monthly basis. Finalization Annual Capacity Building Plan for the Ministry in collaboration with Capacity Building Commission. Need-based renovation and modernization of existing facilities and infrastructure to cater to internal training needs of Field Operations Division have been undertaken, and formulation of Code of Professional Ethics for members of committees. Rajya Sabha MP R. Girirajan asked the Minister of Coal whether government is aware that as per government's report on Integrated Coal Logistics Plan for efficient coal evacuation, the maximum coal demand of power sector in Tamil Nadu will rise to 65.7 million tons by 2030. The Tamil Nadu or all over India, National Logistic Policy was launched Honorable Prime Minister under direction of the September 2022. The total power requirement Tamil Nadu also, there is no shortage of coal on behalf of Coal India Limited, and estimated Tamil Nadu coal demand for power sector in the country based on assumption in integrated coal logistic plan for financial year 30 years. Also we are planning under construction of power plants also. Sir, Mutiara Power Project capacity 5.4 million tons, and Tamil Nadu Power Company Limited, we are supplying 4.14 million tons. NLC Tamil Nadu Power Limited 4.66 million tons. Valluru 7.24 million tons, and Tuticorin 5.80 million tons. Subtotal 43.43 million tons realistic coal demand for 2030 we are also planning. And जितना भी पावर तमिलनाडु को चाहिए भारत सरकार देने के लिए तैयार है, क्योंकि तमिलनाडु में कुछ प्लांट्स वो इंपोर्टेड करते हैं, क्योंकि जो उसका प्लांट है इंपोर्टेड कोल से ही चलता है, उसका बॉयलर हो, इसीलिए हम पूरे जितने भी इंपोर्टेड
इम्पोर्टेड कोल तैयार कर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका भी हम भारत सरकार के द्वारा बार बार गाइडलाइंस देते हैं। जो डोमेस्टिक कोल है उसके आधार पर पावर जनरेशन करने के लिए उसको मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। जैसा भी हमारा जो पावर डिमांड है वो पावर मिनिस्ट्री ने हमारे को रिकमेंड करते हैं। पावर मिनिस्ट्री के रिकमेंड के आधार पर हम पूरा कोल सप्लाई लगातार ऑल स्टेट्स को करते हैं। अभी तक तो कोई शॉर्टेज भारत में कोल शॉर्टेज नहीं है। Lok Sabha member CM Ramesh asked the Minister of Finance steps taken or proposed to be taken for plugging loopholes in fake input tax credit claims under GST and the challenges being faced by the government in tracking the fake ITC fraudsters. The ministry in its reply informed the House of the steps taken to curb the ITC frauds. These include risk-based biometric-based Aadhaar authentication of registration applicants who appear to be risky based on data analytics by insertion of sub-rule 4A in Rule 8 of CGST Rules 2017. Provisions for physical verification in high-risk cases even when Aadhaar has been authenticated via amendment in Rule 9 of CGST Rules 2017. The amendment to Rule 10A of the CGST Rules 2017 now mandates that as part of the registration process, a bank account must be provided in the name of the registered person, obtained using the PAN of the registered person and linked with Aadhaar for proprietorship firms. These bank account details must be furnished within 30 days of the registration grant or before filing GSTR1, whichever comes first. Restriction on availment of ITC to invoices and debit notes furnished by supplier statement of outward supplies. Filing of Form GSTR1 made mandatory and sequential pre-filing of Form GSTR3B for a tax period. Beneficial owner liability for penal action and prosecution similar to that of actual supplier or recipient in cases where a supply has been made without the issuance of an invoice or invoice has been issued without supply or access ITC has been availed or distributed. Amendment in 83 of the CGST Act to provide for provisional attachment of property can be done in respect of any other person who has retained benefits of such transactions. Restriction on generation of e-way bills by non-compliant taxpayers. Reduction in threshold limit for issue of e-invoice for B2B transactions from 10 crore rupees to 5 crore rupees as of 1st August 2023. Regular use of data analytics to identify or track risky GST registrations to detect tax evasion. All India drive to weed out fake or bogus registrations. Data sharing amongst enforcement agencies for targeted interventions on a continuing basis, and challenges related to masterminds who operate fake ITC generation through control and management of a complex web of entities created across jurisdictions. Lok Sabha MPs Chandra Prakash Joshi and Rodmal Nagar asked the Minister of Environment, Forest and Climate Change details of efforts made or proposed to be made by the government to make environment clean and to check pollution, and details of criteria fixed to check air, water and soil pollution. नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम में पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के द्वारा 11,210 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, यह जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और उसके साथ साथ डस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ तक पानी के पॉल्यूशन का विषय है, माननीय सदस्य महोदय ने ये सही विषय उठाया है। हमने जिन 131 शहरों का चुनाव किया है उसको इसी आधार पर किया है कि जिनके विगत 5 वर्षों में एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड नहीं छुए गए हैं, जिसमें सारे विषय शामिल हैं, पानी का भी है, वायु का भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, उसके लिए धनराशि प्रदान की जाती है।
मैंने 131 शहरों की सूची भी इसके साथ संलग्न करी है और उसमें हमारे द्वारा वाटर क्वालिटी को सुधारने के कार्य लगातार किए जाते हैं, जिसकी CPCB से मॉनिटरिंग की जाती है और प्राणा पोर्टल पे जिसका अपडेट भी रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा और एक महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि इस पर्यावरण दिवस पर 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम उसको लागू किया गया है और आपके माध्यम से मैंने सारे सांसद सदस्यों को पत्र भी लिखे हैं। हमने जो लोकल DFO है उसको इसका नोडल ऑफिसर बनाया है। चूँकि ये पृथ्वी हमारी माँ के समान है, माँ ही हमको जन्म देती है और पृथ्वी हमको खाने के लिए फूड, एनर्जी, मेडिसिन से लेकर सब चीज़ें देती है। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहूँगा कि एक पेड़ माँ के नाम मिशन है, वो ट्री प्लांटेशन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम है और आपके माध्यम से ये सदन भी उसमें सहयोग करे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। Lok Sabha MP Jaswant Singh Suman Bhai Bhabhor asked the Minister of Culture the steps taken by the government to promote Indian folk art, culture and music in the foreign countries. The ministry in its reply informed the House that a global engagement scheme has been implemented to promote India's rich cultural heritage and enhance India's image in the global arena in a concerted manner. Under the scheme, the festivals of India are organized overseas to promote people-to-people connect and bilateral cultural contacts. Artists from diverse cultural fields including folk music, folk dance, folk theatre and puppetry, classical and traditional dance, experimental, contemporary dance, classical or semi-classical music, theatres, etc. perform in the festivals of India. The ministry further informed that it also promotes Indian folk art, culture and music abroad through grant in aids to Indo-Foreign Friendship Cultural Societies, through which grants are released to said societies in foreign countries for organizing different cultural programs and activities. Between 2013-14 to 2023-24, a total of 62 festivals of India have been held in different countries overseas. A total 2,348 artists, including folk artists, have participated in these festivals. Furthermore, the ministry informed that it has empaneled artists or groups under various art forms. The artists are selected from the empaneled list for performing in the festivals of India abroad. Rajya Sabha MP Sasmit Patra asked the Minister of Jal Shakti that given that monitoring shows that 15% of the country's water wells are below 10 meters, indicating difficulty in accessing groundwater, has the government taken any steps to address this issue and ensure these wells are properly managed? माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसके आधार में मैं कह सकता हूं कि भूजल आकलन के रिपोर्ट के अनुसार अभी तक अति दोहित इकाइयों में 2017 से 1186 इकाइयों में घटकर 2023 में 736 इकाइयों अभी हो गई है, यानी कम हुई है। क्रिटिकल इकाइयाँ 2017 में 313 थी इकाइयों का घटकर अभी 2023 में 199 हो गई है। क्रिटिकल इकाइयाँ वर्ष 2017 में, सेमी क्रिटिकल इकाइयाँ 2017 में 972 थी, वो इकाइयाँ घटकर वर्ष 2023 में 698 हो गई है। सुरक्षित इकाइयाँ 2017 में 4310 से बढ़कर अब वो 4793 हो गई है। वार्षिक भूजल पुनर्भरण योजना के अंतर्गत 432 BCM से बढ़कर 2023 में 449 BCM तक पहुंच गई है। मंत्रालय द्वारा भूजल का आकलन और उसको रिचार्ज करते हुए उसका लेवल भी बढ़े, उसकी क्वालिटी भी सुधरे, उसके लिए प्रयत्न उसके अंदर हो रहा है। Well, that is all I have for you in this edition of Question Hour. Stay tuned to Sansad TV and thanks for watching.